तो अध्याय 8 आनुवंशिकता से संबंधित और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जैसे प्रश्न है, एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी, अर्थात अगर हम लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण लंबा पौधा जो हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड लंबा पौधा प्राप्त होता है। अगर उसी F1 पीढ़ी में जो हमको हाइब्रिड लंबा पौधा प्राप्त हुआ उसी का आपस में संकरण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में हमको जीनोटाइप यानी जीन्स के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसका हमको 3:1 पौधे प्राप्त होंगे, अर्थात 3 जो पौधे होंगे वह लंबे होंगे, देखने में लंबे होंगे लक्षण प्ररूप, तथा एक जो होगा बौना पौधा होगा। अगर उसका हम फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप 3:1 होगा तथा जीनोटाइप 1:2:1 होगा। यानी एक जो पौधा होगा शुद्ध लंबा होगा, 2 पौधे हाइब्रिड लंबे होंगे अर्थात उसमें बौने पौधे के लक्षण भी छुपे होंगे, तथा एक पौधा शुद्ध बौना पौधा होगा अर्थात उसका फिनोटाइप 3:1 तथा जीनोटाइप 1:2:1 होता है। जब दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन किया जाएगा तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे हमने मटर के द्विसंकर क्रॉस में मटर के हमने पीला और गोल बीज वाले पौधे का संकरण हरे तथा झुर्रीदार बीज वाले पौधे से कराएं। यानी हम 2 विकल्प लेंगे तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? F2 पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। प्रत्येक जनक कोशिका से संतति में गुणसूत्र के जोड़े से कितने गुणसूत्र जाते हैं? केवल एक गुणसूत्र जाता है। जैसे जनक कोशिका जो होती है उसमें लैंगिक गुणसूत्र एक जोड़ी होते हैं, यानी पिता के पास भी एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है XY, तथा माता के पास भी एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है XX। उनके जोड़े में से पिता के जोड़े में से एक गुणसूत्र जाता है तथा माता के जोड़े में से भी एक गुणसूत्र जाता है। दोनों संयुग्मन उपरांत फिर जायगोट का निर्माण करते हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र या जिम्मेदार गुणसूत्र कौन सा है? Y गुणसूत्र है। तो अध्याय 8 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम कुछ अध्याय 7 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। वृषण, वृषण क्या है? वृषण नर में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जनन अंग है। तो वृषण वह अंग है जहां शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु संग्रहित रहते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण से
टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो वृषण का कार्य क्या है? वृषण का कार्य वीर्य को संग्रहित करना तथा शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है। अंडाशय, अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करना है। तो जो महत्वपूर्ण हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन नर हार्मोन है जो वृषण से स्रावित होता है तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय से स्रावित होते हैं। शुक्रवाहिका क्या है? शुक्रवाहिका शुक्राशय में खुलती है और यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। तो शुक्रवाहिका का महत्वपूर्ण कार्य वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाना। यह नलिका शुक्राशय में खुलती है। पुंकेसर क्या है? यह पुष्प का नर जनन अंग है। हम जानते हैं कि किसी भी पुष्प में 4 अंग पाए जाते हैं, जिसमें से 2 अंग सहायक अंग होते हैं तथा 2 अंग जनन अंग होते हैं। तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है। यह पतला तंतु की संरचना है जिसमें शीर्ष भाग पर परागकोश होते हैं। ये परागकोश परिपक्वन उपरांत फूट जाते हैं। फूटने के बाद इसमें से पराग कण निकलते हैं। अर्थात पुंकेसर का प्रमुख कार्य क्या है? पराग कणों को उत्पन्न करना। यही पराग कण परागण की क्रिया में पुष्प का जो मादा जनन अंग है, स्त्री केसर, उसके शीर्ष भाग वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। फिर वर्तिकाग्र में गिरने के बाद वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचते हैं, जहां फिर परागकण और बीजांड का फर्टिलाइजेशन उपरांत बीज का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर है। 3 या 4 नंबर का आने वाला प्रश्न है। तो इसमें हम देखते हैं अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। तो लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन होता है। अलैंगिक जनन में जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में प्रजनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में प्रजनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो इस प्रकार से अध्याय 7 नियंत्रण, अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का परीक्षा में अपेक्षित सफलता के लिए अवश्य ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।